बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुशामदीद। इदरीस मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। मौजूदा बजट के हवाले से क्या सोचते हैं, जो आने वाला बजट है अगले माली साल को किस तरीके से देखते हैं, तवानाई बहरान का क्या हल है और इस तरीके से मईशत से जुड़े दीगर मामलात को। इदरीस मेमन साहब, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या समझता है हुकूमत को क्या करना चाहिए? मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवालात तो मैंने अपने इब्तदाइये में ही आपको बता दिए। बजट से आपकी क्या तवक्का है, क्या तजावीज़ अब तक आपने भेजी हैं, क्या आपको लगता है क्या होने वाला है? बात ये कि सबसे पहले तो आपने गैस के मुतालिक बात की, तो इस वक्त गैस के क्राइसिस उसी तरह हैं जिस तरह माजी में थे। गैस इस वक्त भी जो है अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन माइंडसेट थोड़ा सा तब्दील हुआ है। मिनिस्टर साहब जो है पेट्रोलियम के, वो ख़ुद लास्ट वीक यहाँ कराची तशरीफ़ लाए थे वज़ीर आज़म की हिदायत पर, और 2 रोज़ कबल हमारी इस्लामाबाद में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में उनके साथ मुलाकात हुई है। और 40 MMCFD गैस जो इधर उधर से स्पेयर थी वो उन्होंने कराची की इंडस्ट्री को देने का वादा किया है, और एक आध दिन में किसी वक्त भी वो पाइपलाइन में शुरू हो जाएगी, अब तक हुई नहीं है। तो ये इस वक्त तक की गैस की सूरत हाल है। जहाँ तक दूसरी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक़ है और बजट तजावीज़ का ताल्लुक़ है, तो हमने बजट की जो तजावीज़ हैं 1.5 माह से सबको दी हुई थी। पुरानी जो मैनेजमेंट थी, गवर्नमेंट थी, उनको भी दी हुई थी। जब जैसे ये लोग आए तो हमने शहबाज शरीफ साहब को भी वो पेश की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी, मुफ्ती इस्माइल साहब को भी दे दी, और हमारा मुसलसल उनसे रब्ता है। और जो पीर को होने वाली मुलाकात में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई है। चेयरमैन FBR भी उसमें मौजूद थे, मेंबर पॉलिसी, मेंबर IR, मेंबर ऑपरेशंस, वो तमाम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लोग, स्वाले फारूकी साहब, वो तमाम लोग मौजूद थे जो कंसर्न लोग थे, और जिनकी मौजूदगी की वजह से और हमारी तजावीज़ जो है दी गई हैं उनको मनवान या उसमें कोई भी रद्दोबदल करना हो तो उन्हीं का काम था। हम सब बैठ गए, हमने सारी चीज़ें दे दी, और उन्होंने वादा किया कि इसमें से कई चीज़ों पे हमारा प्रिंसिपली एग्री हैं हम दोनों, बिज़नेस कम्युनिटी भी और हुकूमत भी, कि इनको कर लिया जाएगा। जिसमें फ़ाइनल टैक्स रिजीम है, शनाख्ती कार्ड को ख़त्म करने की तजवीज़ है, और सेल टैक्स, सोलर जो सेक्टर है, सोलर एनर्जी में जो चीज़ें काम आ रही हैं उन पर से टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ है। इस तरह की वो तमाम चीज़ें जो थी उन पर प्रिंसिपली सब एग्री किया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। 4 तारीख को हमारी दोबारा उनसे दूसरी मीटिंग है, तो देखते हैं कि अब उन्होंने क्या इसमें वो समझते हैं कि गैर ज़रूरी है और हम समझते हैं ज़रूरी है, तो इस पर मज़ीद बात 4 तारीख को होगी। अच्छा मेमन साहब, आपको ये महसूस हो रहा है कि वो स्टेक होल्डर्स को, यानी कि आप लोगों को, ताजर बरादरी को, बिजनेसमैन को, इन सबको साथ लेके चल रहे हैं? कोई रवैये में भी फ़र्क नज़र आया है कि एक तरीक़ेकार होता है डीलिंग करने का, तो उसमें आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है पिछली हुकूमत के मुकाबले में या पिछली हुकूमतों के मुकाबले में? देखिए, मैं अगर पिछली हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो शौकत तरीन के आने के बाद काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई थी और उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लेना शुरू कर दिया था, लेकिन वक्त बहुत कम मिला। मगर उससे पहले किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं थी और ना ही कोई स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड किया गया था। चूँकि ये गवर्नमेंट जो है, इसे पता है कि किस तरह हुकूमत को चलाया जाता है, तो उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया वो कदरे बेहतर है, और हमें उम्मीद है कि ये सारे इक़दामात जो करने ज़रूरी हैं मुल्क को बचाने के लिए, तो उनकी भी बका का मसला है, तो वो इन्होंने इसको प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। और बिज़नेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया हुआ है। तो अगर बिज़नेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी की जो परेशानियों को दूर किया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और मुल्क ज़र मुबादला कमा सकेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा, इम्पोर्ट बैन हुकूमत लगा रही है, मुख्तलिफ इक़दामात ऐसे कर रही है कि मईशत किसी तरह संभल जाए। तमाम इक़दामात को अगर अब तक के 1.5-2 महीने के आप जमा करें तो आपको लगता है उम्मीद पैदा हो चली है कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा? संभलते तो बहुत वक्त शायद लगे, कुछ बेहतरी नज़र आती है? देखें, जो हमारे ज़र मुबादला के कम होते, ज़खायर जो कम हो रहे थे तेज़ी से, उसके लिए इक़दाम ज़रूरी था कि पैसों को, डॉलर को बचाया जा सके। रोज़ाना 250-300 मिलियन डॉलर जो है वो LC की मद में या दीगर उसकी मद में जो है वो जा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी था कि जो पुरतायुश अशिया है उनको बैन किया जाए, और हुकूमत ने, हम इसको सराहते हैं, मगर वो चीज़ें जो ज़रूरी रॉ मटेरियल है वो किसी भी इंडस्ट्री का है, तो उसको हमने उनको तजवीज़ दी थी कि उसको बहाल करें, और उन्होंने
प्रिंसिपली इसको एग्री भी कर लिया और परसों इसका नोटिफिकेशन भी, हमारी मीटिंग के फ़ौरन बाद शाम में उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गो के चंद और चीज़ें हैं जो हम एग्री, हम दोनों गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी हो गए थे, ताहाल उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और हम उम्मीद करते हैं कि आज इंशाल्लाह वो ज़रूर हो जाएगा। इस तरह हमें अच्छा मेमन साहब, अभी आपको क्या लगता है, अब तवक्का क्या है आपकी फ्यूचर में इस बजट के बाद? देखें, बात यह है कि बजट आने के बाद ही पता चलेगा। हमने कहा है कि देखें, हुकूमत को चाहिए कि अपनी ईगो को एक तरफ रखे और चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए, और उसमें हमने इनसे ये भी कहा है कि हम चूँकि इसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस, ट्रेड कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, हमें मौका दिया जाए हम भी असम्बली में आकर वो तमाम बातें तमाम पार्लियामेंटेरियंस से करें, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। हम बताएं कि पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी पॉलिसी 10 साल के लिए होनी चाहिए जिससे लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके और मुल्क की मईशत का पहिया चलाया जा सके और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। तो इस पर भी जो मौजूदा हुकूमत है उसने आमादगी ज़ाहिर की है। उसमें 3 मेजर 4 पार्टियां जो हैं, जिसमें फजलुर रहमान साहब हैं, पीपल्स पार्टी है, MQM है और ख़ुद मुस्लिम लीग है और बाप पार्टी है। ये पार्टियां तो ऑलरेडी एग्री हैं, तो जो नहीं है उनको भी ऑन बोर्ड करके चार्टर ऑफ इकॉनमी किया जाना चाहिए। अच्छा, नए टैक्सेस के हवाले से हुकूमत के साथ जो नेगोशिएशन आपकी हुई है, हुकूमत किन सेक्टर्स को टैक्स लगाना चाहता है, नए टैक्सेस में इजाफा करना चाहता है, क्या आपकी प्रेडिक्शन है, क्या आपको होते हुए दिख रहा है? देखें, हमने तो हुकूमत से कहा है कि आप हमसे बात कर लें कि आपको कितना रेवेन्यू चाहिए, तो हम उस तरह की पॉलिसियाँ मुरतब कर लेते हैं मिलजुल कर इत्तेफाक राय से कि ना बिज़नेस कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको नुकसान पहुँचे और ना ही हुकूमत के रेवेन्यू टारगेट्स में कोई कमी आए। तो हमने जो अब तक तजावीज़ दी हैं उसमें जो इनके कंसर्न चीफ कमिश्नर्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया है कि जो हमने तजावीज़ दी हैं वो डूएबल हैं और उससे इनका रेवेन्यू हर्ट नहीं करेगा। तो मैं समझता हूं कि हमने जितनी तजावीज़ दी हैं उसको मनोन तस्लीम कर लिया जाएगा, और अगर ऐसा कर लिया तो ना सिर्फ ये कि जो हुकूमत पर जो अदम एतमाद लोगों का है इस वक्त वो भी ख़त्म हो जाएगा और बिज़नेस भी फ्लोरिश करेगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमने ये तजवीज़ भी दी है कि हमारा सबसे ज़्यादा बिल जो है वो पेट्रोल और ऑयल का है। 20 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स है और कोविड के दिनों में ये 35 और 37% तक इसमें कमी आई थी। तो हम वो क्या इक़दाम कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स को और तमाम लोगों को मुशावरत के साथ बैठ के ऐसी क्या पॉलिसी मुरतब कर सकते हैं जिसमें 20-25% तक कमी की जाए, तो हमारे 4-5 अरब डॉलर तो हम वैसे ही बचा सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको बैठ कर देखेंगे। आपकी बात ठीक है कि किफ़ायत शारी की तरफ भी जाना होगा। ज़ाहिर है हुकूमत का काम तो बजट देना है और उम्मीद यही की जाती है कि वो सूरत-ए-हाल को बेहतर करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुलेमान चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कायम मकाम सदर हैं FPCCI के। सुलेमान चावला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या तवक्का रखते हैं हुकूमत कैसा बजट पेश करने वाली है? ताजिर दोस्त होगा, बिजनेसमैन दोस्त होगा, या जो है वो फिर उसके बाद एहतजाज का एक सिलसिला होगा और परेशानी का एक जो है वो अम्बोह चलेगा? लेकिन जी इस दफ़ा जो बजट है वो जो लगता है वो ये होगा, आवाम दोस्त तो नहीं होगा, उसमें गवर्नमेंट को कुछ सख्त फैसले करने होंगे और उसमें हमने भी उनको काफ़ी तजावीज़ात दी हैं। अगर उनको वो फॉलो करते हैं, उनको कुछ मानते हैं, तो FPCCI के जो प्लेटफॉर्म्स हमने दिए हैं तो उसमें काफ़ी उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। हमने उनके जो 2-3 जो मुतालबात अपने करे हैं उसको अगर वो मानते हैं तो उनको काफ़ी महसूलात में जो है काफ़ी टारगेट्स तक वो पहुंचने के करीब पहुंच जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं चावला साहब जो आप लोगों ने पेश की हैं? हुकूमत किन चीज़ों को कंसीडर कर रही है? कोई मीटिंग्स आपकी हुई हैं इस हवाले से? जी हमारी मीटिंग हुई है, मगर उसमें जो हमारा जो देरीना मुतालबा है वो ये है कि टैक्स बेस को ये बढ़ाएं। ये ना करें कि जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं को निचोड़े जाएं। हमने पहले इनको ये कहा कि इस वक्त तकरीबन 4 मिलियन के करीब इंडस्ट्रियल कनेक्शन है बिजली और गैस के, और अलमिया ये है कि सिर्फ 8 लाख जो हैं वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल लोग हैं। तो उसको बढ़ाएं, उसको किसी तरह सब लोगों को नेट में लेके आएँ। और जो इन्होंने पिछले साल शनाख्ती कार्ड की शर्त लगाई थी, उसको जो हमारी मिफ्ता इस्माइल साहब से मीटिंग भी हुई उसमें उन्होंने कहा था कि हम इसमें कोई ना कोई उसका वे आउट निकालेंगे कि उसको रिलैक्स करें, जिसकी वजह से जो इनकी महसूलात हैं वो बढ़ें, ना कि जो है वो कमी की तरफ जाएं।
और जो दूसरी बात यह है कि जो टियर 2 टियर 1 के अलावा जितने रिटेलर हैं उस पर उन्होंने हमें ये एश्योरेंस दी थी कि कोई फिक्स टैक्स स्कीम लेके आएंगे और कुछ लोगों को उसमें रिलीफ देंगे। अच्छा, जो आपकी बातचीत हुई है, आपको कहीं पर महसूस हुआ कि हुकूमत सीरियस है स्टेक होल्डर्स के, ताजर बरादरी के, बिजनेसमैन अक्रॉस द पाकिस्तान उनके मुतालबात को सुनने के लिए, उस पर बात करने के लिए? जी हाँ, इस दफ़ा मुझे तो काफ़ी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से कि वो सुनेंगे और जो है कोई वे आउट निकालेंगे। और उन्होंने जितना सुना उसमें बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमें टाइम दिया और सुना, और उसमें उन्होंने ये एग्री भी करा जो हमारे तजावीज़ात हैं वो वर्केबल हैं। अच्छा, कितना आपको नुकसान हो रहा है? जो तवानाई का एक बहरान है, मुल्क के अंदर रोज़ बरोज़ जो बिजली की तलब है वो बढ़ते जा रही है, पैदावार कम होते जा रही है। पैदावार के साथ साथ गैस का मामला भी इसी तरीके से है कि कराची से लेके खैबर तक हर फर्द ही कहता है कि जी इंडस्ट्री चलानी है तो गैस हमें दें। कुछ लगता है आपको इसमें कुछ रिलीफ का मामला है? कितना नुकसान आपको हो रहा है सारे सिनेरियो से? देखें, इस वक्त जो गैस और पानी और बिजली जो कि एक इंडस्ट्री को बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आप अगर गवर्नमेंट हमें दे दे और प्रॉपर अनइंटरप्टेड दे दे और डोर स्टेप पे हमें फ़ौरन मिल जाए तो इंडस्ट्री का जाल बिछाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर क्योंकि इस वक्त आपको गैस मिल भी जो रही है वो भी महंगी मिल रही है, RLNG, और सिंध में ख़ास तौर पे जो गैस का बहरान है जो कि नहीं होना चाहिए और हमें गैस अनइंटरप्टेड मिले तो फिर हम यहाँ पे इंडस्ट्री जो है कैन डू अ मिरेकल्स। और इस वक्त कुछ आप इस जो इंडस्ट्री जो आप इतनी महंगी बिजली है कि हम अपने जो लोग हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम कॉस्ट में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते एक्सपोर्ट के हवाले से भी। अच्छा, हुकूमत ने अब तक जो इक़दामात लिए हैं, इम्पोर्ट को बैन किया है, इस तरीके से और भी मुख्तलिफ जगहों पर महसूस हो रहा है कि हुकूमत मईशत को संभालने के लिए कुछ ना कुछ इक़दामात कर रही है। आपको कितने इक़दामात जो है वो ऐसा महसूस होता है कि कारगर साबित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर मईशत को चलाने की और फिर पूरे सिस्टम को चलाने की एक कोशिश हो? ये जो इन्होंने बैन लगाया ये सबसे पहले हमने ही अपने प्लेटफॉर्म से उठाया था कि जो लग्जरी आइटम है इनको बैन करा जाए, मगर उसको रिव्यू की भी ज़रूरत है। कुछ उसमें ऐसे आइटम भी हैं जो कि नहीं बैन लगना चाहिए था वो लग गए, मगर उसमें अभी कुछ चेंजेस भी आ रही हैं, कोई अल्ट्रेशन भी हो रही है, तो वो एक अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। और जो गवर्नमेंट इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है ना, इसकी वजह से हम सारे अनकम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। इसको मज़ीद इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है बल्कि इसको हम कमी की तरफ ले जाएं तो फिर इंडस्ट्री लगेगी और यहाँ पे काम होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है आप उनसे कॉम्पिटिटिव ही नहीं है, तो आप कैसे जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट को देख सकेंगे। और जो मेरा सबसे बड़ा इस वक्त भी मुतालबा है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जो हमारी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेड चीज़ें जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उनकी यहाँ पे अगर हमें पॉलिसीज़ अच्छी मिलें और सारी चीज़ें ऐसी हों, कॉम्पिटिटिव हों, जिससे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जाएं, जो हमारे मुल्क का ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है वो होने से बचे। अच्छा, आपको आने वाले दिनों में क्या लगता है, नए बजट के बाद कोई महंगाई का तूफान बहुत बढ़ जाएगा, आम आदमी के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, या आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कंट्रोल की तरफ जा रही हैं क्योंकि हुकूमत ने तो उनकी खबरों के मुताबिक ठहरने का फैसला कर लिया है और इसका मतलब ये है कि जो एक सूरत हाल थी, सर्टेन चीज़ें नहीं थी, उसके अंदर भी कुछ कमी आई है। तो आपको मजमूई तौर पर होलिस्टिक पिक्चर अगर आप देखें तो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं? अभी ये कहना क़ब्ल वक्त है कि चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही। अभी तो इस वक्त तो जो पोजीशन है, जो पेट्रोल प्राइस का बढ़ी है और अभी उसका सुन रहे हैं कि मज़ीद बढ़ेगी, उसकी सेटलमेंट क्या होती है, कैसे होती है। इंटरेस्ट रेट जो 14.25% है काइबर, वो इतना ज़्यादा हो गया, 14.25% है, वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसके साथ रहते हुए काम करना अभी बज़ाहिर तो मुश्किल ही लग रहा है और आगे लग रहा है कि कुछ टफ टाइम मज़ीद आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, इरफान चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सरदार यासिर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सरदार साहब, ये बताइएगा कि तामीरात की सनत कितना मुतासिर हो रही है जो इम्पोर्ट बैन हुआ है उससे, और बजट से आपकी क्या तवक्का है? अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं उन्होंने किया जिससे हम खुश हों या हमें कॉन्फिडेंस वापस बहाल किया जाए। मैं समझ रहा हूँ कि ओवरऑल जो इकॉनमी का आउटलुक है वो बहुत नेगेटिव है, हम बहुत मायूस हैं और हमारी उम्मीद थी कि बीइंग अ बिज़नेस फैमिली, क्योंकि इनका बिज़नेस का बैकग्राउंड था, इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो कंड्यूसिव होनी चाहिए थी हमारे लिए, जो कि अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। देखिए, जो हम बात करते हैं इंपोर्ट बैन की, एक टेम्प्रेरी आर्जी फिक्स है और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, लेकिन IMF की जो स्टेटमेंट इसके ऊपर आई है
वर्ल्ड बैंक की जो स्टेटमेंट आई है वो तो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो नहीं चाह रहे थे कि आप मज़ीद इम्पोज करें, इंटेंसिफाई करें रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट्स के ऊपर, और साथ ही आप इंपोर्ट्स वो आप क्लेम तो कर रहे हैं कि लग्जरी गुड्स हैं, लेकिन ये लग्जरी गुड्स की बात नहीं हो रही। आप बेसिक कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं, आप बेसिक उन आइटम्स की बात करते हैं जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है, जिसमें आपके पास कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, आपके पास में जो फिक्स्ड आपकी जो आइटम्स हैं, जो आपके अप्लाइंसेस आते हैं, आपके सैनिटरी वेयर है, उसमें आपकी कारपेट्स हैं, लाइट्स हैं, शैंडलियर्स हैं, ये वो आइटम्स हैं जो आप यहाँ पे आके असेंबल नहीं कर रहे, आप यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको एज इट इज़ सेल करते हैं। तो या हमारे पास कैपेबिलिटी हो, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हो इन प्लेस, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, आप कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि जितनी ऑनगोइंग डेवलपमेंट आपकी है वो रुक जाएगी। कई लाख लोगों का रोजगार इसके साथ लिंक्ड है। जो प्रोजेक्ट डिले होंगी उसकी एक कॉस्ट है, क्योंकि आपका डॉलर मजीद। सरदार साहब, आपको प्रॉब्लम आ रही है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को अक्रॉस द पाकिस्तान, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जो बैन हुआ है खास तौर पर तामीरात से मुतालिक जो प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये आपका जो पूरा सेक्टर है उसके ऊपर एक डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट आएगा इसका, और पूरे जितने हमारे बिल्डर्स हैं और डेवलपर्स हैं पाकिस्तान के, वो मायूस हैं, वो परेशान हैं। देखें, इस मुल्क के अंदर आप अगर होटल बनाते हैं तो हमारे पास साउंड प्रूफिंग के साथ, इंसुलेशन के साथ डोर्स नहीं यहाँ पर बन रहे, आपके पास किचन लॉन्ड्री इक्विपमेंट यहाँ पे इस मुल्क में नहीं बन रही, कारपेट्स इस लेवल के नहीं मैन्युफैक्चर हो रही, जो स्पेशलाइज लाइट्स होती हैं वो यहाँ नहीं बन रही। तो इन सर्टन कैटेगरी के जो आइटम्स हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। अगर यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है तो असेंबलिंग के लिए आप देखें टाइम लाइन कितनी, आपको साल चाहिए होगा, क्योंकि उस कैपेसिटी की यहाँ पे प्रोडक्शन मौजूद नहीं है, असेंबली लाइन्स मौजूद नहीं है। जो इतने सालों से हम कहते रहे कि वैल्यू एडिशन, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लेके आए इस मुल्क के अंदर, ताकि हमें ज़रूरत ही नहीं इंपोर्ट करने की, हम क्यों डबल पैसे देते हैं? लेकिन मजबूरी है हमारे लिए। तो ऑल ऑफ द सडन आप आके अगर बैन लगाएंगे तो मुझे बताएं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे कंप्लीट कर सकेंगे हम लोग? जो डिले हो गए, वो डिले की जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा? इंटरेस्ट रेट आपको ऑलरेडी 17% पे जा चुका है और ये आते साथ ही आप लोगं ने इंक्रीज कर दिया, तो ये बर्डन हम पे क्यों? क्या आएगा सरदार साहब, ये सारे जो मामलात हैं बैन के नतीजे में, जब आपको स्टफ नहीं मिलेगा लगाने के लिए, मटेरियल नहीं मिलेगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इंडस्ट्री के? देखिए, इसमें करोड़ों का नुकसान होगा आपकी, क्यों? आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है स्टाफ की वो तो आप पे कर रहे हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टॉल हो जाएंगे, और जो डिले होगा वो कंज्यूमर पर बर्डन पास होगा। अगर मैं 6 महीने बाद एक चीज़ कंप्लीट करता हूँ तो 6 महीने की कॉस्ट में चार्ज करूँगा उनको, तो कंज्यूमर के ऊपर, एक आम शहरी, एक आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये बर्डन आएगा। और ये मैं समझ रहा हूँ कि एक बहुत ही गलत फैसला था इनका। देखें, ऑलरेडी मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो चुका है, आपकी ग्लोबल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, आप देखें आपकी कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ग्लोबल इंक्रीज हो गई है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, चीज़ें सस्ती नहीं हो रही। तो पाकिस्तान में खास के आप जो फ्यूल प्राइसेस, टैरिफ्स इंक्रीज कर रहे हैं, उसका बर्डन भी हम पे पास ऑन हो रहा है। लोड शेडिंग ऑल ऑफ द सडन शुरू हो चुकी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये फैसले वन साइडेड फैसले हैं, इसमें बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। साथ जो कंज्यूमर गुड्स की हम बात करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बच्चा लैक्टोस इंटॉलरेंट है, उसको एक स्पेशल फार्मूला की जरूरत है, वो फार्मूला मिल्क आप रोक देंगे इस मुल्क के अंदर, ये हल नहीं है। हल ये है कि आप लोकल इंडस्ट्री को इंसेंटिव दें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोगों को लेके आए ताकि लोग फैक्ट्रीज लगाएं। हम जेवीज कर सकते हैं। साहब, ये आर्जी तौर पर बैन है ना, इसका मतलब कतन ये तो नहीं है कि ये मुस्तकिल तौर पर हो गया। लेकिन वो ठीक है कि गवर्नमेंट हो सकता है कुछ चीजों को गवर्नमेंट ने 2-3 रोज पहले भी रिव्यू किया है, मुमकिन है कि इसके ऊपर भी रिव्यू में चले जाएं। लेकिन सोल्यूशन क्या है कि जब बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स हो रही हो तो फिर डॉलर आपके पास टिकता नहीं है, नतीजे में हुकूमत के पास से खजाना खाली हो रहा था। ये जवाब उन्होंने पेश किया है। देखिए, ये वन साइडेड वो आपको अपनी बात बता रहे हैं। देखिए, ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि आज तक इंडस्ट्री को वो दर्जा नहीं दिया गया। ये फ्री हैंड दे दें कि आप आके इंडस्ट्री में पैसे लगाएं, हम आपको नहीं रोकते। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि यहाँ पे लोगों को बिजली के मसाइल ना हो। आप साथ साथ ये कहें कि आप टैक्स हॉलीडे लोगों को दे दें। हम इंडस्ट्री लगानी चाहते हैं इस मुल्क में ताकि हमें एक्सपोर्ट की तरफ जो हम डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपनी, वो कर सकें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम भी क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब टर्की गए हुए हैं और टर्की में हम बात कर रहे हैं FTA की, जो आज तक नहीं हो सका। आप टर्की की एग्जांपल लेंगे, 70-80 मिलियन की आबादी है, रकबे के लिहाज से हमसे छोटा मुल्क है, और वो ऑलमोस्ट $180 बिलियन सालाना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनका जो कलेक्टिव GDP है वो तकरीबन 720 बिलियन है। हम अगर अपनी बात करें तो हम 25 बिलियन क्रॉस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन इन हाउस नहीं हो रही। तो हमें फोकस करना चाहिए इंडस्ट्री के ऊपर, इंसेंटिव्स दें और टैरिफ्स को कम करें। अभी जो आप पास ऑन कर रहे हैं, आप यूटिलिटी कॉस्ट हमारे ऊपर डाल रहे हैं, आप फ्यूल कॉस्ट आप देखें आपने पास ऑन कर दी, इसका एक इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन के ऊपर। हमारी चीज़ें लोकली भी महंगी होंगी और ग्लोबली भी आप जो एक्सपोर्ट कर रहे थे कंपेरेटिवनेस। यासिर साहब, कोई सोल्यूशन नहीं था ना हमारे पास कि हम फ्यूल को अगर नहीं बढ़ाते तो IMF का पैकेज नहीं मिलता। इसके साथ साथ मुल्क में तेजी से जो है वो बहरान आ रहा था, तमाम पैसा सब्सिडी के ऊपर जा रहा था, तो कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, आज तक हम अपना बैलेंस नहीं कर सके बजट को। इस साल भी हमने जो टारगेट रखा था 8,400 बिलियन का, कलेक्शन शायद 6,000 और 3,100 बिलियन का, फिर भी डेफिसिट आपके पास मौजूद है। हम बारहा ये कहते रहे हैं कि टैक्स पेयर को ऑन बोर्ड लें, जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करें। अभी भी आपके पास से 3% लोग टैक्स देते हैं। तो हम IMF के पास 22वीं बार जा चुके हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है यहाँ इस मुल्क के अंदर। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उनको रिस्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर करें जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है। आप अपने PIA, रेलवे जैसे इदारों को प्राइवेटाइज कर दें और जहाँ पे आपने 1000 बंदों की जगह 10,000 बंदे रखे हैं उनको ले ऑफ कर दें। ये लोग कहीं प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन इशू ये है कि जो आप टैक्स का पैसा ले रहे हैं वो ब्लीड हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं लग रहा। आपकी जो यानी कि बड़े पैमाने पे जब तक इस्लाहात नहीं करेंगे तो पैसा इसी तरह ज़ाया होता रहेगा, उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। साइकिल अच्छा, मुझे आखिरी एक आध मिनट है, अगर आप मुझे मुख्तसर ये बता दें कि जो बजट है, इस्लामाबाद की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बजट से क्या तवक्का रखती है कि किन सेक्टर्स के ऊपर रिलीफ मिलनी चाहिए और कहां से मजीद गुंजाइश बन सकती है टैक्स कलेक्शन? सबसे पहले तो आप टैक्स पेयर उसको एक स्टेटस दें कि टैक्स पेयर उसको एक्नॉलेजमेंट दें, उसको प्लैटिनम गोल्ड कार्ड दे दें ताकि वो जहाँ भी जाता है, नादरा में एयरपोर्ट में जाता है, कोई रिकग्निशन दो हम टैक्स दे दें ताकि हम बाकी लोगों को टैक्स नेट में लाएं। फिक्स टैक्स आप इंट्रोड्यूस करें ताकि विलिंगली लोग टैक्स दें। उनका ये जो एक खौफ है वो आप ख़त्म कर दें, क्योंकि इस खौफ की बुनियाद के ऊपर और लोग टैक्स नहीं देते। साथ ही हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मज़ीद टैक्स हमारे ऊपर न डालें। ऑलरेडी जो हम कलेक्टिव टैक्स पे करते हैं ये 35% से कहीं ज़्यादा 45% बियॉन्ड आ जाता है, क्योंकि इसमें विद होल्डिंग टैक्स है, आपके पर रेंटल इनकम टैक्स है, आप मल्टीपल जगहों पर टैक्स लगाते हैं। कोई 70 किस्म में टैक्सेस की इस मुल्क के अंदर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। और गुजारिश करते हैं पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के मजीद टैक्स का बर्डन उन पर ना डालें जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। आप मजीद लोगों को टैक्स नेट में लेके आएँ। टैक्स कलेक्शन टारगेट्स आप बेशक इन्हांस कर दें, आप 10 ट्रिलियन कर लें, लेकिन उसके लिए मजीद लोगों से लें बजाय इसके कि सारा आप हमसे लें। अभी क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो आपके IMF को सेटिस्फाई करने के लिए मजीद आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो हमसे ना कलेक्ट करें। हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर इस मुल्क में इंक्रीज़ किया आप लोगों ने तो लोग पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे मुल्क में जाकर बिजनेस कर लेंगे, अपनी फैक्ट्रीज शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे। कि बिजनेसमैन ये देखता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं है। वन विंडो कि हमें ज़रूरत है BOI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए लोकल बिजनेसमैन को, ताकि हम इंकरेज कर सकें मजीद पाकिस्तानी यहाँ पे FDI लेके आएँ, रेमिटेंस यहाँ पे मजीद लोग भेजें। इसके लिए कॉन्फ्रेंस बहाल करना लोगों का बहुत ज़रूरी है और हमें ऑन बोर्ड लें। स्पेशल इकनॉमिक सेल बनाएं पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन की और सुने कि हम क्या चाहते हैं, सुने कि हम कैसे बेहतरी कर सकते हैं इस मुल्क की, क्योंकि हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं। हमने इस मुल्क में रहना है, हम यहीं पैदा हुए थे, यहीं दफन होंगे। ये मुल्क है तो हमें, और इस चीज़ का हमें बेहतर एहसास है। बिल्कुल बिल्कुल सरदार साहब, माशी पॉलिसी भी जो है वो एक साथ चलनी चाहिए, बजाय इसके कि हुकूमत जाए तो वो तब्दील हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बजट से आपकी क्या तवक्का है? आपको क्या लगता है कि हुकूमत काम संभाल पाएगी? जिस तरीके से हम देख रहे हैं IMF के मुज़ाकरात भी सब्सिडी ख़त्म करने से मशरूत है, तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है और सूरत हाल संभलती हुई दिख नहीं रही, लोग परेशान हैं महंगाई से। बजट को आप कैसे देख रहे हैं सारे तनाजुर में? देखिए, इनके मामलात बड़ी हद तक तय हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो हुकूमत है ये अब 2 बजट लाने का प्रोग्राम बना रही है। एक नहीं आएगा इनका, एक वफाकी बजट आएगा इस साल, एक आएगा जून 2023 में 2024 के लिए जो इनकी मुद्दत है। तो ये इलेक्शन ईयर का बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। जो इनका बजट आएगा जून 2023 में वो आएगा इलेक्शन, यानी जब ये केयरटेकर्स आने वाले होंगे उससे कुछ पहले। लेकिन शाहिद साहब, उस वक्त तक सूरत हाल बचेगी डॉक्टर साहब कि कुछ इलेक्शन बजट भी दे सके, यानी कि खजाने में कुछ ऐसा होगा इस साल, कुछ बचेगा कि अगले साल कुछ रिलीफ दे सकें? तो इस साल क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस साल तो बिल्कुल वाज़ेह है। पहले तो ये है ना कि बुरा लगे या भला लगे, PTI की हुकूमत ने मईशत को तबाह हाल में छोड़ा है। आदाद शुमार इस बात की साबित कर रहे हैं। जो इनके माशी अशारिये हैं वो उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हैं जो उनको विरसे में मिले थे। मैं डॉक्टर साहब कथा कलामी कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो? जनाब अली, उनका क्लेम ये है कि हम तो GDP को बहुत ही आला सतह के ऊपर छोड़ कर गए, तो इसको तनाजुर में रखते हुए बयान कीजिएगा आगे। जी, मैं तो आपसे यह कर रहा हूँ कि अगर मैं 12 इकनॉमिक इंडिकेटर्स लूँ तो उन इंक्लूडिंग शरह नमू वो उससे कम है जो इनको विरसे में मिली थी। मैं क्या करूँ? अगर स्टेट बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इनके दौर के आदाद शुमार ये कह रहे हैं कि मईशत की शरह नमू जो उनको विरसे में मिली थी इस साल भी उससे कम है। बेशतर अशारिये उससे ख़राब हैं जो इनको विरसे में मिले थे 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और स्टेट बैंक ने इनके दौर में कहा है, तो मैं तो कुछ मजबूर हूँ। एक बात हुआ क्या है मैं आपको बता दूँ। पहला काम यह किया कि इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से 28 फरवरी 2022 को जो तहरीरी मुआहदा था इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, एक सॉवरेन स्टेट, IMF से वो तोड़ दिया उन्होंने। और IMF नाराज हो गया कि भाई ये कोई खेल तो नहीं है, मुआहदा है। तो वो जो नाराज हुए तो उससे जो $900 मिलियन की किस्त मिलनी थी वो नहीं मिली। जब वो नहीं मिली तो सऊदी अरब ने भी पैसा नहीं दिया, बॉन्ड्स मार्केट में भी नहीं गए। उसका नतीजा ये हुआ कि 28 फरवरी से जो है अब तक तकरीबन आप ये देख लें $6.3 अरब के स्टेट बैंक के रिजर्व्स नीचे चले गए।
और अब जो आपके रिजल्ट्स हैं वो चंद हफ्तों की दरामदात के लिए खौफनाक हद है। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कोई जो है ना वो 27 रुपए कम हो गई, तो जो मुल्क 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है उसके लिए तो तबाही का सामान था। इनको महंगाई मिली थी कोई 4-4.5%, अब है ये 13.8% तो अब है, पिछले महीने 13.4 थी। कर्जों में इजाफे की रफ्तार बेतहाशा तेज है। तो पहली गलती तो जो इन्होंने की, जो मुआहदा तोड़ा, अगर गलती उसे कह सकें। दूसरा जो बड़ी गलती हुई थी या जो भी आप कह लें उसको, वो ये था कि मार्च से जून तक उन्होंने जो डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक ने कम किया था वो बड़ा तबाही का खुदकशी थी वो पाकिस्तान के लिए, और उसके नतीजे में माशी अशारिये ख़राब हुए। तो शौकत तरीन के दौर में और तेज़ी से ख़राब हुए। मैं 4 फिगर दे देता हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी। जुलाई से अप्रैल तक तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा, पिछले साल की इसी मुद्दत से 15 अरब डॉलर ज़्यादा। इम्पोर्ट्स जो है वो 65 अरब डॉलर, पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर ज़्यादा। रुपए की कदर मिड मई से अगर आप अब तक देख लें तो जो है वो तकरीबन 52 से 2000 पर आ गई। आप देख लें 52 रुपये गिर गई, और रिजर्व जो है 10 अरब डॉलर गिर गए। तो कर्जों में इजाफे की रफ्तार पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। बैरूनी सरमायाकारी गिर गई, टैक्स GDP का तनासुब गिर गया, बजट खसारा बढ़ गया और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए। तो एक जुल्म मैं आपको बता दूं, एक होता है पेट्रोलियम लेवी जिसे मैं भत्ता कहता हूँ। 2018 में वो 180 अरब रुपए रखा गया था। 2022 में जो रखा गया वो 610 अरब रुपए रखा इस हुकूमत ने मुख्तस किया। आपको पता है कितना फीसद इजाफा हुआ है? 224%। इनडायरेक्ट टैक्स 224%, और जो इनकम जो आपका डायरेक्ट टैक्स है उसमें इजाफा हुआ 33%। अब आप ये देखें कि पेट्रोलियम लेवी सूबों को भी नहीं जाता, क्योंकि ये पेट्रोलियम लेवी है। तो जब ये सूबों को नहीं जाता, जो सूबों को जाता है वो बढ़ नहीं रहा, तो ये तो आप NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को नाकाम बना रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि सिवाय एक्सपोर्ट के और रेमिटेंसेस के सब नीचे गए हैं। एक्सपोर्ट इसलिए गया है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, क्वांटिटी आपकी नहीं बढ़ी है और रुपए की कदर गिरी है। रेमिटेंसेस जो है वो मैंने आपको पहले भी कहा था 111.4 के। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आगे क्या देख रहे हैं? अब जो बजट आएगा, जो 4-6 दिन बाद, हफ्ते बाद पेश होना है, उसमें क्या होने वाला है? ये हुकूमत क्या करेगी? किस तरीके से मईशत को पकड़ेगी? नहीं पकड़ेंगे। इस अगले साल मैं आपको आज बता रहा हूँ, नोट कर लें, अगले साल हमारा ग्रोथ रेट 4.5% से ज्यादा नहीं होगा। इस साल जो है 6% होने वाला है, वो होगा 4.5%। महंगाई 17% बढ़ने वाले तक पहुंचने वाली है महंगाई। पेट्रोलियम लेवी का डॉक्टर साहब, ये नई हुकूमत कोई काम नहीं करेगी, कोई कोशिश नहीं करेगी कि इसको किसी तरीके से रोका जाए या इसको जो है वो कुछ बेहतर किया जाए? देखिए, कुछ गलतियां हैं जो वो कुछ हाथ बने हुए हैं, कोalition पार्टनर्स भी हैं, वो भी तैयार नहीं है, और इनकी पार्टी के अपने लोग भी तैयार नहीं है। मगर डार साहब ने क्या कहा है आपको मालूम? एक चैनल पर डार साहब ने ये कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला अच्छा नहीं है, गलत है। मैं भी यही कहता हूँ। क्यों कर लिया भाई? जरा सा मशवरा करें, लोगों से पूछें, रास्ता मौजूद था। डार साहब ये कह रहे हैं तो ये अपनी कैबिनेट की जो टीम लेके वहाँ गए थे तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से मिले होंगे, जरूर मिले थे, तो ये भी मौजूद थे। तो उन्होंने वो क्यों कह रहे हैं कि ये गलत था? मैं भी कहता हूँ गलत, ये नहीं करना चाहिए था। क्यों किया वो भी मैं आपको बता दूँ। इन्होंने इसलिए किया है कि इन्होंने IMF से एक दरख्वास्त डाल दी है, और दरख्वास्त ये डाल दी है कि ये जो उनका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है सितंबर 2022 में। वो ये कहते हैं कि इसको आप ले जाएं जून 2023 तक, ताकि इनका जो टेन्योर है उसमें किस्तें मिलती रहें। दूसरा ये कह रहे हैं कि 6 अरब डॉलर का कर्जा है, वो ये कहते हैं इसको 8 अरब डॉलर तक ले जाएं। इसका मतलब ये होगा कि 2 अरब डॉलर इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3 अरब अभी बाकी हैं। तो इस पे इनका जोर था, पेट्रोलियम मसनूआत पे जोर कम था, लेकिन ये इनका मेन फोकस था। अब जब आपने ये कर लिया तो हर चीज तो आपको नहीं मिल सकती ना। डॉक्टर साहब, पैसे तो चाहिए थे ना मईशत चलाने के लिए, अब क्या करें? IMF के पास जाना मजबूरी है ना? नहीं, आप मेरी गुजारिश सुन लें। मैं कह रहा हूँ IMF के पास जाना जरूरी था, जाएं, हर हालत में जाएं, जो कहते हैं वो मान लें। लेकिन जो प्रोग्राम सितंबर 2022 तक का है वहीं पे रखे ना, आप उसको आगे क्यों ले जा रहे हैं? एक तो ये है, बस जो सितंबर तक था उस वक्त तक आपको 3 अरब डॉलर इनसे मिलने थे। आलमी मंडी से आप कई अरब डॉलर ला सकते थे, सऊदी अरब से ला सकते थे, आपका मसला हल हो गया था। लेकिन ये अपने पूरे टेन्योर को सिक्योर करना चाहते थे, ये नहीं। मैं जो आपको एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, हमारे शहबाज शरीफ साहब मोहतरम 23वें वजीर आजम है, 23वें। 1958 के बाद से ये 23वां प्रोग्राम में जा रहे हैं।
तो भारत तो 1991 के बाद से नहीं गया नया प्रोग्राम में, बांग्लादेश 2011 के बाद से नहीं गया। मेरा ही मुल्क क्यों हर 3 साल के बाद IMF के बाद कहते हैं जनाब पैसा दे, हम दिवालिया हो रहे हैं। नहीं, अपना इन्हिसारी करें। मुस्लिम लीग नून का एजेंडा बहुत शानदार है, इंतखाबी मंशूर, इनके पास लोग अच्छे हैं जो एडवाइस कर सकते हैं। अपने कोalition पार्टनर्स के हाथों में फंस गए हैं और पता नहीं किस किस्म के फैसले कर रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ साहब की जो पर्सनैलिटी है डायनामिक, पंजाब में उन्होंने सबूत दिया हुआ था, लेकिन यहाँ के वो फंस गए सबके किसको। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी 2-3 मिनट रह गए, मैं चाहूंगा कि आप 2-4-5 एडवाइस हुकूमत के लिए जो है वो दे जाएं ताकि हो सकता है हुकूमत तक किसी तरह पहुंच जाए, नहीं तो हम कोशिश कर लेंगे। नहीं, देखिए बात ये थी कि इनके मंशूर है उसमें लिखा हुआ है, हमें ये एहसास है कि अगर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता तो पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। हमें ये भी एहसास है कि ताकतवर तबके इनकी मुखालफत करेंगे, हम उनसे निपट के दिखाएंगे। ये है पाकिस्तान की मईशत की तरक्की का और खुशहाली का रास्ता। इसके बगैर अगर कोई ये समझता है कि मईशत ठीक हो जाएगी, वो धोखा दे रहा है। दूसरा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को आप मंसूख कर दें, तालीम और सेहत का बजट और वोकेशनल ट्रेनिंग का बजट बढ़ाएं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मंसूख कर दें। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि ये मुल्क भारत से आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये खुद इनका मंशूर है, इसमें कोई मुझे एम्बिग्युइटी नहीं है। एक दफे हिम्मत कर लें, यानी अवाम को आप सपोर्ट मिलाएं, जो ताकतवर तबके उनको धक्का दें थोड़े दिन के लिए, अवाम को अपने साथ ले। 22 करोड़ आदमी इनके साथ आ गए तो जो जितने ताकतवर तबके हैं जो मुखालफत कर रहे हैं वो बह जाएंगे। और अगर ये नहीं करते तो 1980 से आज तक मेरा ग्रोथ रेट बांग्लादेश भारत से नीचे है, खुदा न खास्ता यही रहेगा। और अगर ये मशवरे मान लिए जो इनके मंशूर के मुताबिक है तो पाकिस्तान की तरक्की को, खुशहाली को, खुद इन्हिसारी को कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दी हैं। हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनने वाले हैं वहां पर चीन से ये क्या वो चीजें, वो इंडस्ट्रीज लगाएं जो चीन से हम इंपोर्ट करते हैं, ताकि वो हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। इंपोर्ट बिल को गिरा दें, मुल्क ठीक हो जाएगा। और IT को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे कि पाकिस्तान, भारत तो बहुत छोटी चीज़ है, पाकिस्तान दुनिया में बहुत से मुल्कों से, सुपर पावर से आगे जाए। आज के प्रोग्राम का इतना ही, जो माखिस्ता इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।